नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की गहराइयों में उतर रहे हैं जो आधुनिक भारत की कहानी का एक अहम हिस्सा है, चंडीगढ़। जी। ये शहर सिर्फ अपनी सुनियोजित बसावट के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि ये पंजाब और हरियाणा, दो राज्यों की साझा राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश होने का मतलब एक अनूठा दर्जा भी रखता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर हम इस शहर की पहचान के अलग-अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है चंडीगढ़ के नामकरण से लेकर इसकी योजना, संस्कृति, खान-पान, कला और यहाँ की खास जगहों तक हर चीज़ पर एक नज़र डालें और समझें कि क्या अहम बातें निकल कर आती हैं। तो शुरुआत करते हैं शहर के नाम से ही। चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ क्यों पड़ा? सुनने में आता है कि इसका संबंध एक मंदिर से है। क्या कहानी है इसके पीछे? हाँ, ये दिलचस्प है। जैसा पता चलता है, नाम दो हिस्सों से बना है। शहर के नजदीक देवी चंडी यानी शक्ति की देवी का एक प्राचीन मंदिर है, चंडी मंदिर। अच्छा। और मंदिर के आगे किसी जमाने में एक गढ़ यानी किला हुआ करता था। तो चंडी और गढ़ को मिलाकर ही ये नाम चंडीगढ़ पड़ा। मतलब नाम में ही इतिहास और अध्यात्म का संगम है। यानी शहर की नींव रखने से पहले इस जगह की अपनी एक पहचान थी। और भौगोलिक तौर पर देखें तो ये शिवालिक पहाड़ियों के तलहटी में बसा है। जी। सुखना चौ और पटियाली राव जैसी बरसाती नदियां यहाँ से गुजरती हैं। हाँ। इसका मतलब है कि प्रकृति ने भी इसे खास जगह दी है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ का इतिहास भी काफी गहरा है। जानकारी मिलती है कि यहाँ मिले जीवाश्म प्रागैतिहासिक काल की तरफ इशारा करते हैं। ओह। यहाँ तक के हड़प्पा सभ्यता के निशान भी मिले हैं। मध्यकाल से आधुनिक काल तक ये इलाका पंजाब प्रांत का हिस्सा रहा। फिर 1947 में विभाजन हुआ। लेकिन चंडीगढ़ शहर की कहानी असल में आज़ादी के बाद शुरू होती है, जब 1952 में इसकी नींव रखी गई। और फिर 1 नवंबर 1966 एक अहम तारीख है जी। जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ, हरियाणा बना और चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। ये वाकई अनूठा है। एक शहर, तीन प्रशासनिक भूमिकाएं। हाँ। उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में पंजाब, पूर्व में हरियाणा। हाँ। और आबादी के लिहाज से देखिए, 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ करीब 9,60,000 लोग रहते थे। अब तो खैर आबादी और बढ़ी होगी। हाँ, यकीनन। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जिनमें हिंदू सबसे बड़ा समूह है, फिर सिख समुदाय आता है, ईसाई और मुस्लिम आबादी भी यहाँ का हिस्सा है। ये विविधता शहर के चरित्र को और रंगीन बनाती है ना? बिल्कुल। चलिए अब शहर के सांस्कृतिक ताने बाने को समझते हैं। भाषा की बात करें तो काम तो अंग्रेजी में होता है, पर सड़कों पर, घरों में कौन सी जबान गूंजती है? आम बोलचाल में तो हिंदी और पंजाबी का ही जोर है। अच्छा। और क्योंकि हरियाणा की भी राजधानी है, तो हरियाणवी का प्रभाव और बोलने वाले भी अच्छी संख्या में मौजूद हैं। ये भाषाई मिश्रण शहर की मिली-जुली पहचान को दिखाता है। और पहनावा, क्या यहाँ के पहनावे में पंजाब और हरियाणा की झलक दिखती है? हाँ बिल्कुल। जैसा आपने कहा, महिलाओं के लिए कुर्ता सलवार या सलवार कमीज रोजमर्रा का पहनावा है, जिनमें कई तरह के रंग और डिजाइन देखने को मिलते हैं। पटियाला सूट की अपनी एक खास जगह है। त्योहारों और खास मौकों पर महिलाएं साड़ी, लहंगा चोली और दूसरी पोशाकें भी पहनती हैं। अच्छा। पुरुषों में कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पारंपरिक पहनावा है। शादियों में दूल्हे अक्सर शेरवानी पहनते हैं, जिसपे वो क्या कहते हैं, जरदोजी का काम होता है। हाँ हाँ, सोने चांदी के धागों वाली कढ़ाई। जी वही। तो ये पहनावा यहाँ की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव दिखाता है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसका जिक्र होते ही मुंह में पानी आ जाता है, खाना पान। जाहिर है पंजाबी असर तो होगा ही। सुनने में आया कि खाना मसालेदार होता है और घी मक्खन का इस्तेमाल दिल खोल कर किया जाता है। हाँ, पंजाबी खाने की पहचान ही उसकी रिचनेस और स्वाद है। छोले भटूरे तो जैसे चंडीगढ़ का सिग्नेचर डिश बन गया है। बिल्कुल। सर्दियों में सरसों का साग और मक्की दी रोटी का जिक्र जरूर आता है, जिसे मक्खन के साथ परोसा जाता है। ये सिर्फ खाना नहीं, एक अनुभव है। सही कहा। इसके अलावा दाल मखनी, जिसे माँ की दाल भी कहते हैं, राजमा, भरवा पराठे भी बहुत लोकप्रिय हैं। और हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मलाई, पनीर और दही का इस्तेमाल भी खूब होता है। और नॉनवेज में क्या कुछ खास है जो यहाँ के स्वाद को परिभाषित करता है? नॉनवेज में भी काफी वैरायटी है। बटर चिकन और तंदूरी चिकन का नाम तो आता ही है। वो तो क्लासिक है। बिल्कुल। साथ में भुना गोश्त, तंदूरी मछली, अमृतसरी मछली या लैम बिरयानी, चिकन बिरयानी जैसे व्यंजन भी पसंद किए जाते हैं। रेशमी टिक्का, कीमा नान, लिस्ट लंबी है।
लेकिन एक चीज जो पंजाबी खाने को और इस तरह चंडीगढ़ के फूड कल्चर को भी खास बनाती है वो है तंदूर का इस्तेमाल। हाँ, तंदूर। तंदूरी रोटी, नान, लच्छा पराठा, कुलचा, फिर वो टिक्का वगैरह, ये सब तंदूर की ही देन है। और हाँ, ढाबा कल्चर। ढाबा, बिल्कुल, सड़क किनारे खाने की जगह। हाँ, वो भी पंजाब से ही निकली एक पहचान है जो अब पूरे देश में फैल चुकी है। पेय में जाहिर है लस्सी का कोई मुकाबला नहीं। ताज़ा ठंडी लस्सी। जी। और मीठे में फिरनी एक खास पंजाबी मिठाई है। दूध, चावल के आटे और चीनी से बनती है और मिट्टी के कसूरों में ठंडी परोसी जाती है। अच्छा, ये दिलचस्प है। पंजीरी, गुलाब जामुन, बर्फी जैसी मिठाइयाँ भी खूब चलती हैं। तो खाने में स्वाद और परंपरा का बढ़िया मेल है। अब त्योहारों की बात करते हैं। बैसाखी का जिक्र प्रमुखता से आता है। इसका क्या महत्व है चंडीगढ़ के संदर्भ में? देखिए, बैसाखी सिर्फ फसल के मौसम की शुरुआत का जश्न नहीं है, बल्कि सिख इतिहास में खालसा पंथ की स्थापना से भी जुड़ा एक अहम दिन है। जी हाँ। अप्रैल के मध्य में मनाया जाने वाला ये त्योहार यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये पंजाब की किसानी संस्कृति और धार्मिक इतिहास दोनों का प्रतीक है। और तीज का भी जिक्र है। हाँ, खासकर महिलाओं के उत्साह का। हाँ। तीज जो अगस्त के आसपास आता है, पारंपरिक रूप से महिलाओं का त्योहार है। बताया जाता है कि इस दौरान रॉक गार्डन में खास आयोजन होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और वो झूले। हाँ, बड़े बड़े झूले लगाए जाते हैं जो इसका मुख्य आकर्षण है। ये दिखाता है कि शहर के आधुनिक लैंडस्केप में भी पारंपरिक त्योहारों की जगह बनी हुई है। सही बात है। पर्व, भैया दूज जिसे टिक्का भी कहते हैं, तियां, करवा चौथ, दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन, ये सब भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन भी कुछ खास आयोजन करता है, जैसे गार्डन फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, गुलदाउदी शो, चंडीगढ़ कार्निवल और प्लाजा कार्निवल वगैरह, जो शहर के कैलेंडर को व्यस्त रखते हैं। त्योहारों की ये रौनक बताती है कि शहर का मिजाज काफी जीवंत है, और ये जीवंतता यहाँ की प्रदर्शन कलाओं यानी संगीत और नृत्य में भी नजर आती होगी। बिल्कुल, यहाँ के फोक डांस और संगीत काफी जाने जाते हैं। इनमें सबसे मशहूर शायद भांगड़ा है। भांगड़ा, हाँ। जो पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाने वाला एक बेहद ऊर्जावान नृत्य है, जिसमें ढोल की थाप मुख्य होती है। जी। महिलाओं का गिद्दा भी उतना ही लोकप्रिय है, जिसमें अक्सर बोलियों के जरिए नोक-झोंक और सामाजिक टिप्पणियां शामिल होती हैं। धीमी गति से शुरू होता है, फिर तेज हो जाता है। अच्छा। इसके अलावा धमाल जो पुरुष फसल उत्सव पर करते हैं, सम्मी, तियां, झूमर, गतका जो एक तरह का मार्शल आर्ट डांस है, लुड्डी, किकली, झुल्ली और डंकरा जैसे कई और पारंपरिक नृत्य भी हैं जो अलग-अलग मौकों पे किए जाते हैं। काफी विविधता है इन नृत्यों में। और इन नृत्यों के साथ संगीत कैसा होता है? ये नृत्य आमतौर पर लोक संगीत की धुनों पर होते हैं। हरियाणवी लोक संगीत का भी असर दिखता है। सामान्य वाद्य यंत्रों में ढोलक, सारंगी, नगाड़ा, बांसुरी शामिल हैं। गीतों के विषय अक्सर सैनिकों की वीरता की प्रशंसा, प्रेम कहानियां या फिर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं। ये संगीत और नृत्य यहाँ के लोगों की ऊर्जा और सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है। संस्कृति और कला की बात करते हुए अब शहर के उस पहलू पर आते हैं जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, इसकी वास्तुकला और शहरी योजना। हमने शुरू में जिक्र किया था कि इसे ली कॉर्ब्यूजियर ने डिजाइन किया था। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत ही आकर्षक पहलू है। चंडीगढ़ आजाद भारत के पहले नियोजित शहरों में से एक है, और ली कॉर्बूसियर का विजन सिर्फ इमारतें बनाना नहीं था, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका प्रस्तावित करना था। अच्छा, किस तरह का तरीका? उन्होंने शहर को सूर्य, अंतरिक्ष और हरियाली, सन, स्पेस एंड वर्ड्यूर की अवधारणा पर आधारित किया। इसका मकसद था जीवन के 4 बुनियादी कार्यों, रहना, काम करना, शरीर और आत्मा की देखभाल, मतलब मनोरंजन और आराम, और आवागमन, इन सब को सुचारू रूप से चलाना। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। इसे जमीन पर कैसे उतारा गया? उस सेक्टरों का जिक्र आता है बार बार। सही कहा। शहर को आयताकार सेक्टरों में बांटा गया। हर सेक्टर एक तरह से आत्मनिर्भर पड़ोस इकाई जैसा है। सेल्फ सफिशिएंट। हाँ, बिल्कुल, जिसमें अपनी मार्केट, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाएं हों। इन सेक्टरों को चौड़ी सड़कों के नेटवर्क से जोड़ा गया, जिसमें अलग-अलग तरह के ट्रैफिक के लिए अलग रास्ते तय किए गए। V1 से V7 तक का क्लासिफिकेशन था। ये उस समय के लिए काफी क्रांतिकारी सोच थी। वाकई। और शरीर और आत्मा की देखभाल के लिए
शहर में बड़े पैमाने पर हरे भरे स्थान, पार्क और खुली जगह छोड़ी गईं। इसीलिए इसे द सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि 2015 में बीवीसी ने इसे दुनिया के उन कुछ आदर्श शहरों में गिना था जो वास्तुकला, सांस्कृतिक विकास और आधुनिकीकरण का बेहतरीन उदाहरण है। कमाल है। और इस योजना का दिल मतलब केंद्र बिंदु कैपिटल कॉम्प्लेक्स है। उसके बारे में क्या खास है? जी, कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ली कॉर्बूजियर की महानतम रचनाओं में गिना जाता है। इसमें 3 मुख्य इमारतें हैं: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, विधानसभा और सचिवालय। अच्छा। ये दोनों राज्यों की सरकारों के कामकाज का केंद्र हैं और इसकी अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि जुलाई 2016 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। अरे वाह, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, भारत के लिए गर्व की बात है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अलावा और कौन से महत्वपूर्ण स्मारक हैं यहाँ? ओपन हैंड मॉन्यूमेंट का जिक्र जरूर आता है। वो खुला हाथ, हाँ, देखा है तस्वीरों में। वो शांति और सुलह का प्रतीक है और अब शहर की पहचान बन गया है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि लोगों को इकट्ठा होकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जगह दे, प्रेरित करे। एक सिंबॉलिक स्पेस। बिल्कुल। फिर है शहीद स्मारक, जो देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक माना जाता है। इस पर 1947 से लेकर अब तक के लगभग 8,500 शहीद सैनिकों के नाम अंकित हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबके। ओह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और इसी कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिक हिल और टावर ऑफ शैडो जैसी संरचनाएं भी हैं, जो कॉर्बूजियर की डिजाइन फिलॉसफी मतलब प्रकाश और छाया के साथ खेलने के उनके तरीके को दर्शाती हैं। वास्तुकला और स्मारकों से हटकर देखें तो चंडीगढ़ को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ के बगीचों में ऐसा क्या खास है? सबसे अनोखा तो यकीनन रॉक गार्डन है। हाँ, रॉक गार्डन। नेकचंद जी का। जी। बिल्कुल। ये किसी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं था, बल्कि नेकचंद नाम के एक सरकारी कर्मचारी, एक रोड इंस्पेक्टर थे वो, उनका जुनून था। अच्छा। उन्होंने सालों तक चुपचाप फेंकी हुई चीजों, टूटी चूड़ियां, सिरेमिक टाइल्स, पुराने सिंक, टॉयलेट सीट, बिजली के स्विच, इन सब से मूर्तियां और कलाकृतियां बनाई। जब ये दुनिया के सामने आया तो ये एक अजूबा बन गया। कमाल की कहानी है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक पूरी तरह नियोजित शहर के भीतर भी रचनात्मकता और अनौपचारिकता अपनी जगह बना सकती है। ये मानव कल्पना और दृढ़ निश्चय का अद्भुत उदाहरण है। वाह, नेकचंद की कहानी तो वाकई प्रेरित करने वाली है। रॉक गार्डन के अलावा और कौन से गार्डन्स हैं? रोज गार्डन का जिक्र आता है, जहां गुलाब की सैकड़ों किस्में हैं, करीब 825 किस्मों के गुलाब और 32,000 से ज्यादा दूसरे औषधीय पौधे और पेड़ बताए जाते हैं। रोज गार्डन, ठीक है। फिर सुखना झील भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक मैन मेड झील है, कृत्रिम झील। अच्छा, ये नेचुरल नहीं है? नहीं, इसे 1958 में एक बरसाती नाले सुखना चो पर बांध बनाकर बनाया गया था। आज ये शहर के लोगों के लिए सुबह की सैर, बोटिंग और शाम को आराम करने की पसंदीदा जगह है। यहाँ कई तरह के आयोजन भी होते रहते हैं। इनके अलावा पिंजौर गार्डन, टेरेस गार्डन, बोटैनिकल गार्डन, लेजर वैली और कैक्टस गार्डन जैसे और भी कई पार्क हैं जो शहर को हरा भरा बनाते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए सुखना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है, जो झील के पास ही है, उत्तर पूर्व में करीब 1 किलोमीटर पर। यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़, जड़ी बूटियां, लताएं, झाड़ियां और घास हैं, और कई तरह के जानवर, रेप्टाइल्स, पक्षी और तितलियां भी। और वो प्रवासी पक्षी? हाँ, सर्दियों में सुखना झील पर आने वाले प्रवासी पक्षी भी एक बड़ा आकर्षण होते हैं। एक और दिलचस्प जगह पैरेट बर्ड सैंक्चुरी है, जहां हजारों तोते रहते हैं। ये शहर का दूसरा सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। शहर में घूमने और जानने के लिए इतना कुछ है। संग्रहालयों के बारे में क्या जानकारी है? म्यूजियम्स वगैरह? गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी काफी अहम है। यहाँ गांधार मूर्तियों का और पहाड़ी और राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स का अच्छा संग्रह है। सिख आर्ट भी है। अच्छा। इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम भी है, जहां दुनिया भर की गुड़ियाएं रखी गई हैं। बच्चों के लिए काफी रोचक होगा ये। हाँ। इनके अलावा म्यूजियम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, सिटी म्यूजियम और नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट्स जैसे और भी संग्रहालय हैं। शिल्प की बात करें तो जैसा हमने पहले कहा, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों से जुड़ा है, तो यहाँ के शिल्प में दोनों राज्यों की झलक मिलती है। कोई एकदम अलग चंडीगढ़ का अपना शिल्प शायद नहीं है, बल्कि ये साझा विरासत है। समझ गया। इतिहास, वास्तुकला, प्रकृति, कला, ये शहर तो कई परतों वाला है।
क्या आज के दौर में भी यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियां उतनी ही सक्रिय हैं? मतलब कंटेम्पररी सीन कैसा है? स्रोत तो यही बताते हैं। चंडीगढ़ कई कलाकारों, लेखकों और परफॉर्मर्स का घर है। यहाँ साल भर आर्ट एग्जीबिशंस, क्राफ्ट मेले, वर्कशॉप्स, संगीत, नृत्य और थिएटर के कार्यक्रम होते रहते हैं। उनकी एक सोसाइटी भी बनाई है, सोसाइटी फॉर टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट प्रमोशन इन चंडीगढ़। स्टेप्स। हाँ, स्टेप्स। ये संस्था आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती है, उन्हें सपोर्ट करती है। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समूहों द्वारा संगीत, नृत्य, फिल्म, ओपेरा, कॉन्सर्ट, थिएटर वगैरह का आयोजन होता रहता है। ये सब मिलकर शहर को एक जीवंत और महानगरीय मतलब कॉस्मोपॉलिटन माहौल देते हैं। बहुत बढ़िया। अंत में कुछ राज्य प्रतीकों का भी जिक्र कर लेते हैं जो इस केंद्र शासित प्रदेश की पहचान है, संक्षेप में। हाँ बिल्कुल। राज्य दिवस 1 नवंबर है। क्षेत्रफल लगभग 11 वर्ग किलोमीटर। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। राज्य पशु है भारतीय ग्रे मंगूज। मंगूज नेवला। जी, ग्रे नेवला। राज्य पक्षी है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। राज्य पुष्प है ढाक यानी पलाश। और राज्य वृक्ष है आम। ठीक है। तो इन सभी बातों से, सारी जानकारी से गुजरने के बाद चंडीगढ़ की तस्वीर कैसी उभरती है? मेरे ख्याल से ये एक ऐसा शहर लगता है जहां ली कॉर्बूजियर का आधुनिक विजन, हाँ, पंजाब और हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्रकृति के लिए छोड़ी गई जगह और एक गतिशील समकालीन जीवन सब एक साथ मौजूद हैं। एक प्लान्ड शहर जिसने समय के साथ अपनी खुद की एक अनूठी धड़कती हुई पहचान बनाई है। बिल्कुल सही। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है ना? किस तरह का सवाल? कि एक शहर जिसे खास तौर पर रहने, काम करने, शरीर और आत्मा की देखभाल और आवागमन जैसी फंक्शनल जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया था, वो दशकों बाद अपने निवासियों के बदलती हुई जरूरतों, उनकी इच्छाओं और उनकी जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं, उनके साथ कैसे तालमेल बिठाता है और विकसित होता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे एक तयशुदा ढांचा, एक प्लान्ड स्ट्रक्चर और जो ऑर्गेनिक रूप से, सहज रूप से विकसित होती संस्कृति है, वो एक ही जगह पर साथ साथ कैसे रहते हैं और एक दूसरे को आकार देते हैं। ये शायद चंडीगढ़ की कहानी का सबसे स्थायी और विचार करने लायक पहलू है।